हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशियान एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे हैं। अच्छे नहीं हो तो हो जाओ यार। लास्ट पार्ट हमने छोड़ा था जब हमने देखा था कि विंग जिसे किसी ने पॉइजन दे दिया था, जिसकी वजह से वो पूरी रात उसका ट्रीटमेंट चलता है और लान वांग जी उसके ट्रीटमेंट पे पूरा पूरा ध्यान देता है। जब वांग जी को ये कंफर्म हो जाता है कि विंग खतरे से बाहर है, तब जाकर वांग जी की जान में जान आती है। पर बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद भी वांग जी को ये पता नहीं चला कि विंग को पॉइजन दिया किसने था। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो सैनिक जो बाहर खड़े थे दरवाजे पर, उन्होंने कसम खाते हुए ये कह दिया कि वो लोग जान दे सकते हैं पर एम्प्रेस को बिट्रे नहीं कर सकते। और एम्प्रेस, उन्होंने तो कभी भी उन दोनों सर्वेंट्स के साथ में कुछ भी गलत नहीं किया, तो वो क्यों ही एम्प्रेस को मारने की कोशिश करेंगे और क्यों किसी और का साथ देंगे, जबकि उनको पता है कि वो ऑन द स्पॉट मारे जा सकते हैं। ये तर्क सही था, पर राजा मतलब एम्परर वांग जी ने उन्हें कैद में रखा था कि बाद में वो उन दोनों को देखेगा। ये कहते हुए विंग जो दूसरे दिन दोपहर में होश में आया था, जहाँ पर विंग के पास उसकी केयर करने वाले काफ़ी लोग थे। नेक्स्ट डे दोपहर में जब विंग ने अपनी आंखें खोली थी, उसने अपने सामने काफ़ी सारे लोगों को बैठे हुए देखा था जो उसके लिए चिंता कर रहे थे। विंग को याद है कि जब वो अपने मॉडर्न वर्ल्ड की दुनिया में बीमार पड़ जाता करता था, तब कभी भी उसके माँ पिता भाई बहन कोई भी उसका ख्याल रखने के लिए, उससे ये पूछने के लिए कि क्या विंग ठीक है, क्या विंग को कुछ चाहिए, ये पूछने के लिए कभी नहीं आते थे। लेकिन यहाँ पर तो सब लोग उसके लिए बैठे हुए हैं और एम्परर खुद भी तो वहाँ पर बैठे हुए थे, जो कि विंग के हाथ को बहुत ही जेंटली पकड़ कर बैठे थे। साथ में वहाँ पर मैडम यू भी थी और जियांग यानली, वो दोनों भी वहीं पर थे। विंग के होश में आने की खबर को सुनकर जियांग चेंग और जियांग फैमन वो भी वहाँ आ गए थे विंग को चेक करने के लिए। विंग जो उठकर बैठ गया और वो अपने चारों तरफ देखने लगा। देखते देखते उसकी नज़र जियांग चेंग पर भी पड़ती है और यानली पर भी, साथ ही वो हर किसी को वहाँ देखता है। विंग को अच्छा लग रहा था, लोग उसकी केयर करते हैं। वांग जी विंग के चिक्स पर अपने हाथ को रखता है और कहता है, तुम ठीक हो ना? विंग कहता है, मैं ठीक हूँ। आप लोग इतना परेशान क्यों दिख रहे हैं? विंग बहुत इनोसेंटली एक्ट करता है। वांग जी जो पूछता है, तुम्हें कल रात किसी ने पॉइजन दिया था, वो सब कैसे हुआ? अगर बात करूँ खाने की, तो तुमने वही खाया था जो हम लोगों ने खाया था, और उससे पहले तुम अपने भाई और बहन के साथ थे। तो फिर तुम्हें जहर दिया किसने? विंग कुछ देर सोचने के बाद कहता है, पता नहीं, पर मैं कमरे में था। आपके चले जाने के बाद तक दरवाज़ा अंदर से बंद था और मैं कमरे में ही था, पर मैं अचानक बेहोश हो गया और उसके बाद कुछ याद नहीं। क्या हुआ? कुछ भी याद नहीं है। वांग जी विंग को गले लगाते हुए बोलता है, कोई नहीं, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। जिसने ये करने की कोशिश भी की है ना, वो जिंदा बचेगा नहीं। वांग जी ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा ढूंढ रहा है, पर कोई सुराग उसे मिल ही नहीं रहा है। इसके बाद हम देखते हैं पूरे 7 दिन बाद का सीन, जहाँ पर विंग जो पूरी तरीके से ठीक हो चुका है। अब विंग वांग जी को अपने राज्य वापस जाना है। विंग जिसने विनती की कि वांग जी उसके भाई जियांग चेंग को भी उसके साथ चलने दे, क्योंकि विंग अपने भाई के बिना नहीं रह पाएगा और विंग की याददाश्त भी चली गई है, लेकिन वो अपने भाई से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और कनेक्शन में है। वांग जी जो मान जाता है कि ठीक है, जैसा तुम्हारी मर्जी। इसके बाद हम देखते हैं कि वांग जी और विंग दोनों आ जाते हैं लान राज्य में वापस। उनके आने का सफ़र काफ़ी स्मूथ गया था। इस बार उन पर कोई हमला नहीं हुआ था। वो लोग लान राज्य पहुंच जाते हैं। लान राज्य पहुंचते पहुंचते उन्हें शाम का समय हो चुका था, जहां पर वो लोग अपना खाना खाते हैं और सो जाते हैं। विंग और वांग जी एक ही कमरे में सो रहे थे। इस एक हफ्ते में वांग जी को एक भी दिन सही से नींद नहीं आई है। वो रात में अक्सर जाग जाया करता है और विंग को देखने लगता है, चेक करने लगता है कि वो ठीक है या नहीं। साथ ही वो हर एक कोशिश कर चुका है ये जानने की, पता लगाने की कि सबके पीछे कौन है, पर वांग जी को कोई सुराग नहीं मिल रहा था। इसलिए वांग जी उस इंसान से बात करने के बारे में सोचता है जो इस पूरे महल में वांग जी को ज़्यादा समझता है, और वो इंसान जिससे वांग जी खुलकर बात कर सकता है।
वांग जी उस इंसान से बात करने के बारे में सोचता है और सो जाता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में वांग जी और विंग साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। विंग जो म्यामे के साथ में उसी पॉन्ड के पास जाकर पूरे दिन बैठा रहा और जियांग चेंग अपने कामों में लगा रहा। वांग जी जो दरबार में बैठने के बाद में वहाँ गया जहाँ वो अक्सर उस इंसान से मिलता है जिससे वो सलाह मशवरा लिया करता है या जिसके साथ बैठकर वो बातें किया करता है, जिसके बाद उसे कई चीज़ों का सॉल्यूशन मिल जाया करता है। वांग जी के सामने लान सेचैन बैठा हुआ था। लान सेचैन इस पूरे महल में एक वो इंसान है जो वांग जी से नफरत करने का पूरा पूरा नाटक करता है, लेकिन वो वांग जी को सपोर्ट करता है, हमेशा हमेशा सपोर्ट करता है। इधर वांग जी जो लान सेचैन की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हें पता है किसी ने मुझे मारने के लिए क्या क्या षड्यंत्र रच रखे हैं। कोई मेरे खाने में, नहाने के पानी में, पीने के पानी में, हर जगह पॉइजन मिलाता घूम रहा है। और जब हम जियांग राज्य गए थे तो किसी ने एम्प्रेस को मारने की भी कोशिश की। लान सेचैन हैरान होते हुए पूछता है, कोई आप लोगों को मारना चाहता है? ये बात महल से बाहर नहीं निकलनी चाहिए। अगर किसी और को पता चला तो वो इंसान सतर्क हो जाएगा, उसे पता नहीं चलना चाहिए। वांग जी कहता है, इसलिए मैंने किसी को नहीं बताया है, तुम्हें बता रहा हूँ। अब हमें क्या करना चाहिए? वांग जी बहुत परेशान था। सेचैन जो वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, मेरे हिसाब से हमें हर किसी पर जांच करनी चाहिए। कुछ सर्वेंट्स को उनके पीछे लगा देना चाहिए और वहाँ से हमें कोई ना कोई सुराग मिल ही जाएगा। वांग जी कहता है, अगर हम सर्वेंट को उनके पीछे लगाएंगे तो भी उन्हें पता चल ही जाएगा, क्योंकि सर्वेंट्स वो अपने जो विश्वास पात्र लोग हैं उनको रखते हैं अपने आसपास। वो किसी नए नौकर के सामने कोई भी अपनी इतनी गहन और गहरे विचारों के बारे में बात नहीं करेगा। वांग जी बिल्कुल सही कह रहा था, क्योंकि अगर ऐसा किया कि उन्होंने नया सर्वेंट रखा और उससे बात मनवाई तो सच में कोई पकड़ा नहीं जाएगा। और वो हर एक रानी, हर एक कॉन्क्यूबाइन के पास में जो सर्वेंट्स है उनसे जाके बात नहीं कर सकता। उनसे ये नहीं बोल सकता कि वो उनकी सारी खबरें ला करके वांग जी को बताए, क्योंकि वांग जी भी इतनी आसानी से किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। अगर वो उन सर्वेंट से कहेगा, और क्या पता कोई सर्वेंट जो उनका वफादार हो और उसी इंसान का जिसने ये सब कुछ किया है उसे जाके बता दे तो। इसलिए वांग जी बहुत श्योर था। वांग जी और सेचैन काफ़ी देर तक बैठकर बातें करते हैं, पर उन्हें कोई निष्कर्ष नहीं मिलता। इस समस्या से बचने का कुछ भी समझ नहीं आता। इसके बाद हम शाम का सीन देखते हैं, जहाँ पर विंग, जियांग चेंग और म्यान तीनों तालाब किनारे ही बैठे हुए थे और आपस में बैठ करके बातें कर रहे थे। विंग और जियांग चेंग बातें करके हंस रहे थे। तभी म्यान जो उठकर खड़ी हो गई और अपने सर को झुका लिया, साथ ही उसने एम्पर को प्रणाम भी किया। जियांग चेंग ये भी सुनता है तो वो भी उठकर खड़ा हो गया। जियांग चेंग जो वांग जी की तरफ अब उस गुस्से और नफरत भरी आंखों से नहीं देख रहा था। उस एक हफ्ते में जब वांग जी ने विंग का ख्याल रखा, उस टाइम पर जियांग चेंग ने देखा कि कितने अच्छे तरीके से वांग जी विंग का ख्याल रखता है। और जियांग चेंग को भी पता चला कि वांग जी ने उनसे लड़ने से पहले उन्हें पत्र भेजे थे जो उन तक नहीं पहुंचे, किसी ने बीच में ही रोक दिए थे। इसके बाद तो उसके पास नफरत उतना करने का कोई चांस ही नहीं है। वांग जी अब बस देखता जा रहा था कि क्या हो रहा है। वहाँ पर जियांग चेंग और म्यान वहाँ से निकल गए। वांग जी और विंग साथ में बैठे हुए थे उसी तालाब के किनारे। वांग जी कहता है, कल तुम्हें मेरे साथ दरबार में चलना होगा। विंग कहता है, मुझे? पर क्यों? मैंने क्या किया है? वांग जी कहता है, तुमने कुछ किया नहीं है, पर उस दिन तुमसे पूछा था कि मैं दूसरी शादी कर सकता हूँ कि नहीं, तुम्हें वहाँ जाकर ना ही बोलना है। विंग कहता है, उसके लिए मुझे बुलाया है, ठीक है मैं चलूँगा। इसके बाद वांग जी जो विंग को अपने गोद में बिठा लेता है और उसे अच्छे से टाइटली होल्ड करते हुए वहीं बैठा रहता है। वांग जी विंग के सेंट ग्लान पर अपने नोज को रब कर रहा था और वहाँ से उस हल्की जास्मिन की आ रही स्मेल को इनहेल किया जा रहा था, जो कि वांग जी को काफ़ी पसंद है, जो उसे हमेशा काम फील कराती है, रिलैक्स फील कराती है। विंग जो खुद भी काफ़ी कुछ जान चुका था, उसने जियांग चेंग से जाना कि ओमेगा होने का मतलब क्या है, सही मीनिंग क्या है ओमेगा होने का, और जो वांग जी कर रहा है उसका मीनिंग क्या है। उसका अल्फा उसे चाहता है, पर विंग अभी भी कंफ्यूज था और श्योर नहीं था
कि उसे ये सब कुछ करना चाहिए। वो वांगची को पसंद करने लगा है, या कहो प्यार करने लगा है। इन कुछ महीनों में ही वो पूरी तरीके से वांगची के लिए वो फील करने लगा है जो उसने आज तक कभी किसी के लिए महसूस नहीं किया। लेकिन फिर भी विंग अभी भी वांगची के साथ नहीं हो सकता, क्योंकि वो जानता है अपनी असलियत। वांगची जिससे प्यार करता है विंग वो नहीं है, ये विंग तो कोई और है। विंग कैसे किसी को धोखा दे सकता है? उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी किसी को धोखा नहीं दिया, और किसी को छल से पाना ये तो बहुत गलत है ना। विंग ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानता है। विंग ये सब कुछ सोच ही रहा था वांगची की गोद में बैठे बैठे, तभी वांगची की वो मेलोडियस वॉइस विंग के कान में पड़ती है, जिसमें वो कह रहा था, तुम ठीक तो हो ना? विंग जो अब अचानक होश में आता है, क्योंकि वो बहुत देर से तालाब को एक दिशा में घूरे जा रहा था, जिससे शायद वांगची को लगा होगा कि विंग को कुछ हुआ है, या विंग कुछ सोच रहा है। विंग वांगची की आंखों में देखते हुए कहता है, एम्परर, अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं वो नहीं हूँ जिससे आप प्यार करते हैं, तो आप क्या करेंगे? वांगजी विंग के चिक्स को पकड़ते हुए कहता है, ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम वही हो। और रही बात तुम्हारे इस बदले हुए रूप की, तो मैं तुम्हें हर एक रूप में उसी नज़र से देखता हूँ जैसे मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। विंग एक पल के लिए रुक गया, क्योंकि वांगजी की आंखों में उसे अपने लिए बहुत सारा प्यार दिखा। वो प्यार जो हमेशा विंग अपने मॉडल वर्ल्ड के ब्रदर सिस्टर और पेरेंट्स में ढूंढने की कोशिश किया करता था, वो प्यार उसे कभी नहीं दिखाई दिया, जो प्यार उसे अब वांगची की आंखों में दिखाई दे रहा है खुद के लिए। पर विंग खुद को समझाते हुए कहता है, क्या सोच रहा है विंग? ये प्यार तेरे लिए नहीं है, ये तो उस विंग के लिए है जो इस दुनिया में था, जो बहुत बहुत ज़्यादा निडर था, हर किसी का सामना करने वाला था, दुश्मनों की छुट्टी छुड़ाने वाला था। पर क्या मैं दुश्मनों के छक्के छुड़ा सकता हूँ? नहीं, मैं तो ऐसा कर ही नहीं सकता, करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैं एम्परर के लायक नहीं हूँ। मैं वापस भी नहीं जाना चाहता। क्या मैं एम्परर को बता दूँ? तभी विंग का दूसरा मन बोलता है, क्या सोच रहा है विंग? ये बहुत अच्छा मौका है तेरे लिए, उस विंग की जगह लेने के लिए। हो सकता है वो विंग अब तक तो मर ही गया हो सकता है वो इस दुनिया में कभी लौट कर ना आए, तो उसकी जगह ले ले। और वैसे भी क्या ही फ़र्क पड़ेगा अगर तू झूठ बोल दे तो? वैसे भी एम्परर तुझसे बहुत प्यार करते हैं और तुझे हर एक मुसीबत से बचा के रखेंगे। अगर वो विंग वापस भी आ जाए, तब भी वो विंग एम्परर को वो प्यार नहीं दे सकता जो तू दे सकता है, क्योंकि वो विंग तो कभी एम्परर से प्यार कर ही नहीं सकता। तो ये बात बहुत अच्छे से जानता है। विंग अपने मन में फिर उसकी दूसरी साइड से बोलता है, पर अगर वी वुशान को सच का पता चला कि वांगजी एम्परर ने उसे पहले खत भेजा था जिसका किसी ने दुरुपयोग किया, तब तो वो उन्हें माफ़ कर ही देगा। और जहाँ तक उसे लगता है वो उनके प्यार में भी पड़ जाएगा। इतने अच्छे इंसान के प्यार में कौन नहीं पड़ेगा? क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? वांगजी की कड़क आवाज़ ने विंग को अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर निकाला, और एक बार फिर वो वांगजी की आंखों में देखते हुए बोलता है, बताइए ना एम्परर, अगर आपको पता चले कि मैं वो नहीं हूँ जिससे आप प्यार करते हो, तो आप क्या करेंगे? वांगजी फिर से वही जवाब देता है, मैंने तुमसे एक बार पहले भी कहा है, अब भी कह रहा हूँ, तुम्हारा रूप कोई भी क्यों ना हो, पर मैं तुमसे ही प्यार करूँगा। आज भी मैं तुम्हें उसी नज़र से देखता हूँ जिस नज़र से मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। वांगजी ऐसा बोलकर विंग के फोरहेड पर किस करता है। वो किस प्यार से भरा हुआ था। वांगजी अपने एक्शन से विंग को यह जता रहा था कि विंग कितना ज़्यादा ज़रूरी है वांगजी के लिए, वांगजी की ज़िंदगी में कितनी अहमियत रखता है विंग। पर ये सारे एक्शंस विंग के दिल को चीरते जा रहे थे, क्योंकि ये सारा प्यार उसके लिए नहीं है, किसी और के लिए है, जिसकी जगह वो लेकर बैठा है। विंग को अंदर ही अंदर अब घुटन होने लगी थी। विंग वांगजी के गुस्से उठता है और कहता है, मुझे जाना चाहिए, हम बाद में बात करते हैं। ऐसा बोलकर विंग वहाँ से जाने लगा। वांगजी देखता है विंग की आंखों में आंसू हैं, पर क्यों? वांगजी कंफ्यूज था। विंग कुछ टाइम पहले तक तो बिल्कुल ठीक था, कितना हंस रहा था, बोल रहा था, वांगजी से बातें कर रहा था, लेकिन अब क्या हो गया उसे? विंग जो उस कमरे में पहुंचता है जो एम्परर का और विंग का है। वहाँ जाकर विंग जो उस अलमीरा के पास पहुंचता है जिसमें एम्परर और विंग दोनों के कपड़े रखे हुए थे। उस अलमीरा के एक साइड में काफ़ी सारे
तस्वीरें रखी हुई थी जो कि किसी नामी ग्रामी कलाकार से बनवाई गई हैं। उन तस्वीरों में वांग जी विंग के साथ था। विंग ने इन तस्वीरों का ढेर एक बार पहले भी देखा था, पर पहले विंग ने हिम्मत नहीं की इन्हें हाथ लगाने की। लेकिन अब बात कुछ अलग थी। विंग उन तस्वीरों को अपने हाथ में लेता है और जा कर के सीधे उन्हें अपने बिस्तर पर रख देता है। वहां जाकर उन तस्वीर को वो फैलाते हुए देख रहा था, जिसमें उसे दिखाई दे रहा था एक तस्वीर जिसमें ये विंग है जो अभी इस बॉडी में रह रहा है। उसके साथ में जियांग राज्य में जो तस्वीरें बनवाई थी वो तस्वीरें विंग देख रहा था। इसके अलावा वो तस्वीरें जब वो लान राज्य में थे कुछ समय तक, वो और उससे पहले की तस्वीरें भी हैं जिनमें वी वुशियान वांग जी से रूठा हुआ है, उससे दूर जा रहा है। कभी उसे अपनी तलवार से स्टेप कर रहा है तो कभी उसके खाने में जहर मिला रहा है। काफ़ी सारी तस्वीरें थीं जो उसकी पुरानी ज़िंदगी यानी हिस्टोरिकल विंग की पुरानी ज़िंदगी की सारी घटनाओं को बयां कर रही थी। इसके अलावा वो तस्वीरें जैसे ही विंग देखता जा रहा था उसकी आंखों से आंसू निकलते जा रहे थे। विंग के दिल में बहुत बहुत दर्द हो रहा था क्योंकि अब उसे इस वांग जी से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया है और विंग अब ये जगह छोड़कर नहीं जाना चाहता। यहाँ कितने अच्छे लोग हैं, सारे लोग उसे पसंद करते हैं, सभी उससे प्यार करते हैं, उसे पैम्पर करते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं और वो जो चाहे वो कर सकता है यहाँ। और सबसे ज़रूरी एम्परर उसे हमेशा खुश रखने की कोशिश करते हैं, उसे अच्छे से ट्रीट करते हैं। वो कैसे इस जगह को छोड़कर जा सकता है। विंग जो बस अपने दिमाग में ये ठान चुका था कि वो वापस नहीं जाना चाहता। पहले इसलिए नहीं जाना चाहता था क्योंकि वो मॉडल वर्ल्ड की दुनिया से नफरत करता था, पर अब इसलिए नहीं जाना चाहता क्योंकि वो हिस्टोरिकल वर्ल्ड की दुनिया से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। विंग के हाथ में अचानक से एक और तस्वीर आती है जिसे देखकर वो एक पल के लिए रुक गया क्योंकि इसमें वो वी वुशियान को देख सकता है जो कि जियांग राज्य में है शायद, जहाँ पर वो अपनी तलवार को चला रहा है। एक और तस्वीर जिसमें अकेला वी वुशियान है जो कि खाना खा रहा है। एक तस्वीर जिसमें वी वुशियान शायद नृत्य करते हुए नजर आ रहा है। ऐसी ही कई सारी तस्वीरें वी वुशियान की विंग देखते जा रहा था। सिर्फ ये नहीं कि वो उसकी जवानी की तस्वीरें हों, बल्कि धीरे धीरे करके उसके बचपन की तस्वीरें भी सामने आती जा रही थी। फाइनली विंग को आखिरी तस्वीर मिली जिसमें वी वुशियान लगभग 15 साल का होगा। तब की तस्वीर उसने देखी। उस तस्वीर में वी वुशियान बहुत ही हंसमुख दिख रहा है, उसके बने तीत दिखाई दे रहे हैं जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा है। ये वी वुशियान काफ़ी चबी सा है, काफ़ी मोटू सा, हट्टा कट्टा सा है जो विंग देख पा रहा है। वी वुशियान को देखते हुए विंग उसकी तस्वीर पर अपना हाथ घुमा देता है और उसी पल विंग को एहसास भी नहीं होता है कि उस कमरे में कोई आया था। विंग जब धीरे से अपनी नज़र उठाकर देखता है तो वो देखता है कि वांग जी उसे ही एकटक देखे जा रहा है, वो भी डरी हुई आंखों से, जैसे कि उसे डर लग रहा हो कि अब वो पकड़ा गया है। उसकी बहुत बड़ी चोरी जैसे सामने आ गई है। वी वुशियान की तस्वीरों को विंग के हाथ में देखकर वांग जी बहुत हैरान था, साथ में वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। विंग जो वांग जी से कहता है, आपके पास ये सब? वांग जी वहीं बैठ जाता है विंग के पास में, वहाँ से एक तस्वीर को उठाता है और कहता है, तुम्हें पता है ये तस्वीर मैंने कब बनाई थी? विंग हैरान होकर पूछता है, आपने बनाई? मुझे लगा कि जैसे हमने काफ़ी सारी तस्वीरें कलाकारों से बनवाई तो ये भी कलाकार। तुम्हें लगेगा कि एक राजा कैसे ये वाला एक हुनर रख सकता है, पर ये मेरे मन की एक कुछ भावनाएं हैं जिन्हें मैं बयां नहीं कर सकता, तो यूं कागज़ पर उतार दिया करता हूँ। तुम्हें पता है ये तस्वीर, वो तस्वीर जिसमें विंग बहुत ज़्यादा खिलखिला के हंस रहा था, जो कि विंग के शायद काफ़ी छोटे से की तस्वीर थी। वांग जी उसे देखते हुए बोलता है, ये वो तस्वीर है जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था। तुम युनमक की गलियों में यूं ही घूम रहे थे और मैं भेस बदल करके किसी का पीछा कर रहा था। उस समय तुम मुझे पहली बार दिखे थे और पहली बार देखते ही मैं तुम्हारी इस खिलखिलाती मुस्कान में कहीं खो गया था। तब मैंने फैसला किया था कि कुछ भी क्यों ना हो मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा, कहीं से, जैसे भी तैसे भी।
कुछ भी क्यों ना करना पड़े। पर फिर तुम जैसे कहीं गायब हो गए, लेकिन मैंने तुम्हें ढूंढ निकाला। तुम मुझे एक बार और दिखे जब तुम किसी के साथ में तलवार से लड़ रहे थे। तुम्हारी तलवारबाजी काबिल तारीफ थी। उस समय भी मैंने तुम्हारी उस एक छवि को अपनी आंखों में बसा लिया था और वापस आते ही इस कागज़ पर उतार दिया। तुम मुझसे बहुत बहुत पहले से पसंद करते थे, वांग जी कहता है। ऐसा कह सकते हैं। उस समय मुझे पता नहीं था कि इस भावना को क्या नाम देते हैं, पर जब पता चला तो शायद तुम्हें मैं पसंद नहीं आया। विंग कहता है, ऐसा नहीं होगा, वो सब कुछ एक गलतफहमी होगी। आपको विभूषण से मिलकर सब कुछ सही कर लेना चाहिए, वो आपको ज़रूर समझेगा। वांग जी विंग से कहता है, मुझे लगता है तुम्हारा दिमागी संतुलन अभी भी ठीक नहीं हुआ है, इसलिए तुम खुद को ही विभूषण कह के पुकार रहे हो। जो कह रहा था उस पर गौर करता है। ये बात तो सच है ना, वांग जी तो उसे ही विभूषण समझता है। विंग विंग वही इंसान है जिससे वांग जी प्यार करता है। वांग जी ये मानता है, पर विंग को सच्चाई पता है। विंग जो एक गहरी सांस छोड़कर कहता है, हाँ हाँ नहीं तो हूँ, सही है। वांग जी देख पा रहा था विंग किसी वजह से तो बहुत ज़्यादा परेशान है, इसलिए वांग जी कहता है, क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों हो? विंग कहता है, वो आप अचानक से इतना मीठा बोलने लगे, इसलिए थोड़ा सा ऐसी बात नहीं है। मैंने हमेशा से सोचा था कि जब मैं तुमसे शादी करूँगा, तुमसे इतना ही मीठे तरीके से बात करूँगा और और हंसूंगा भी तुम्हारे सामने, और फिर तुम्हें हैरान करूँगा अपनी बहुत सारी बातों से जो मैं किसी से नहीं करता। विंग को पता है सच में एम्परर किसी से इतना खुलकर बातें नहीं करते जितना खुलकर बातें वो उससे करने लगे हैं। विंग जब शुरुआत में यहाँ आया था तब लानवांग जी उससे मिलने कम आया करते थे और उससे बातें भी कम ही किया करते थे। उसके सवालों के जवाब दिया करते थे और उसके हालत के बारे में पूछा करते थे। पर धीरे धीरे जैसे विंग वांग जी के साथ रहने लगा, वैसे वैसे एम्परर के साथ रहते रहते उसका रिश्ता और ज़्यादा गहरा होता गया। और अब तो ऐसी हालत है कि एम्परर उससे आके मजाक करते हैं, उसके सामने खुलकर हंसते हैं, खुलकर बातें करते हैं, अपने मन का बोझ हल्का करते हैं। और विंग को ये अच्छा भी लगता है, पर कहीं ना कहीं उसे गिल्ट भी महसूस होता है कि वो किसी और की जगह लिए हुए बैठा है। ये सब जो उसे मिल रहा है ये उसका है कि नहीं, ये किसी और का है। ये तो विंग ने चुरा लिया है ज़बरदस्ती, जो वो कभी करना नहीं चाहता। वो कैसे किसी और की जगह ले सकता है, किसी और की चीज़ें चुरा सकता है, किसी और का पति ले सकता है। ये तो बहुत गलत है ना। पर विंग एक बार के लिए सेल्फिश बनना चाहता है, सारी जो अच्छी सीखें हैं ना सब कुछ भूल करके बस अपनी ज़िंदगी को एक मौका देना चाहता है। ये मौका उसे बड़ी किस्मत से मिला है। विंग हर बार अपने आप को ये कहकर समझा लिया करता है कि ये किस्मत का मौका है, उसे हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। इतना कैरिंग हस्बैंड उसे फिर कभी नहीं मिलेगा। और विभूषण वो तो वांग जी को पसंद भी नहीं करता, तो वो यहाँ होगा तो सच में विभूषण तो वांग जी को मार ही डालेगा। तो विंग चाहता भी नहीं कि विभूषण वापस आए। विंग ये सोचते हुए उन तस्वीरों को उठाता है और कहता है, क्या आप इन्हें जला देंगे? विंग ने वो सारी तस्वीरें उठाई थी जो वुशियान की थी। वो सारी तस्वीरें उठाकर विंग वांग जी को देता है। वांग जी कन्फ्यूज़न में बोलता है, क्यों, तुम्हें अच्छी नहीं लगी? विंग कहता है, बहुत अच्छी हैं और मैं चाहता हूँ कि आप फिर से मेरी तस्वीरें बनाएं, पर ये मुझे बहुत बहुत घुटन महसूस कराती है। आप इन्हें जला देंगे? इन्हें ख़त्म कर दीजिए, ये सारी तस्वीरें इन्हें मिटा दीजिए, शांति मिलेगी। वांग जी विंग के हाथ को पकड़ता है, फिर उसे अपनी तरफ खींचते हुए उसे गले लगा लेता है और कहता है, ठीक है, जैसे तुम कहोगे तो मैं इन तस्वीरों को अभी जला देता हूँ। वांग जी इन तस्वीरों को समेट लेता है जो विंग ने उसे समेट कर दी थी। वो सारी तस्वीरें वुशियान की थी। विंग के साथ जो वांग जी की तस्वीरें थी वो विंग ने बचा कर रखी थी। वांग जी को समझ नहीं आ रहा था कि विंग के साथ हुआ क्या है। विंग कुछ अजीब ही बर्ताव कर रहा था। वांग जी उन तस्वीरों को उठाते हुए बोलता है, ठीक है, तो मैं इन्हें जला कर आता हूँ। नहीं, आप मत जाइए, अब मत जाइए, अब यहीं रहिए ना, अब कहीं मत जाइए। विंग पीछे खिसकते हुए वांग जी को वहीं बेड पर गिरा देता है और कहता है, आप मत जाइए,
ऐसा कहते हुए विंग जो वांग जी की गोद में आके बैठ गया और उसके गले में अपने दोनों हाथों को डाल लिया और उसे बहुत टाइटली जकड़ लिया, बिल्कुल किसी कोला बेर की तरह। अपने दोनों पैरों को भी वांग जी के वेस्ट के राउंड रैप कर लिया। वांग जी को समझ नहीं आ रहा था कि विंग के साथ क्या परेशानी है, जो कि विंग उसे बता भी नहीं रहा। पर वांग जी को पता था कि विंग के साथ कुछ तो गलत है, तो वांग जी उसका पता लगाने के लिए सोचता है। इधर विंग जो अपने मन में कहता है, अगर वांग जी यहाँ से गया और कहीं उसे शक हो गया कि मैं विभूषा नहीं हूँ तो नहीं नहीं नहीं, एम्परर मुझे यहाँ से निकाल देंगे, या फिर वो मेरी आत्मा को वापस बेचकर विभूषण को वापस बुलाएंगे। मैं वापस नहीं जाऊँगा, मैं बहुत प्यार करने लगा हूँ आपसे एम्परर, आप मुझे वापस नहीं भेज सकते। पहली बार जिंदगी में प्यार क्या है ये पता चला है। मैं किसी अपने को नहीं खो सकता, किसी को भी नहीं, आपको नहीं खो सकता मैं। क्या मैं आपको बता दूँ कि उस दिन मुझे जहर किसने दिया था? पर अगर मैं ऐसा करूँ तो भी तो मैं गलत करूँगा ना। मुझे कभी किसी का प्यार नहीं मिला, मैं अपने प्यार को कैसे खो सकता हूँ? मैं क्या करूँ समझ नहीं आ रहा है। अगर विभूषण मेरी जगह होता तो वो क्या करता? वो सच में एम्परर को कुछ नहीं बताता, कुछ भी नहीं बताता, सारी बातें छिपा लेता और शायद खुद से सब कुछ ठीक करने की कोशिश करता। क्या मैं भी सब कुछ खुद से ठीक करने की कोशिश करूँ? हाँ, मैं खुद से ठीक कर दूंगा, पर एम्परर को कुछ नहीं होने दूंगा। ऐसा बोलते हुए अपने मन में विंग वांग जी को और भी टाइटली ग्रैब कर लेता है। वांग जी विंग को अश्योर करते हुए कि वांग जी उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। वांग जी विंग को भी हक कर लेता है। कुछ देर ऐसे ही रहने के बाद में वांग जी विंग से कहता है, बाबे हमें खाना तो खाना होगा, थोड़ा छोड़ो मुझे, हम दोनों खाना खाते हैं। विंग रिफ्यूज कर देता है, ये कहते हुए, नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा, कहीं भाग गए आप तो मैं नहीं छोड़ूंगा। वांग जी हंसते हुए बोलता है, मैं क्यों भागूंगा तुमसे, बल्कि तुम्हें तो मैं उठा कर लेकर आया था, भूल गए क्या? विंग कहता है, पुरानी बातें मत कीजिएगा, मुझे नहीं सुनना कुछ भी पुराना, नहीं याद करना कुछ भी पुराना। हम एक नई जिंदगी की शुरुआत क्यों नहीं कर सकते? आप अब से याद रखिए ना, जब से मैं होश में आया तब से अब तक की बातें कीजिए, पुरानी बातें क्यों करते हैं, मत कीजिए ना। वांग जी विंग को देख रहा था, विंग कितना सकपका सा गया है। फिर भी वांग जी विंग को गोद में उठाते हुए ही सीधे खाने की तरफ बढ़ता है, जो कि कुछ सर्वेंट वहां पर रख के चले गए थे। वांग जी की परमिशन के बाद वांग जी वहां जाता है, अपने हाथों से विंग को खाना खिलाता है और वांग जी विंग की आंखों में आ रहे आंसू को पोंछता है, उसकी आंखों पर किस भी करता है, तो खुद भी खाना खाता है। इस दौरान विंग ने एक पल के लिए भी वांग जी को नहीं छोड़ा था। देन वांग जी सर्वेंट को बुलाकर वहाँ से डिशेस को क्लीन करवा देता है। इसके बाद में वो बेड पर आता है, तस्वीरों को एकदम साइड में रख देता है और वांग जी विंग को लेकर ही बेड पर लेट जाता है। बेड पर लेट कर भी विंग ने वांग जी को नहीं छोड़ा था, वांग जी वैसे ही सो जाता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब विंग जागता है तो उसकी आंखें वो खुलता है और सीधे अपने आस पास हाथ फैलाने लगता है वांग जी को ढूंढने के लिए। पर जैसे उसे लगता है कि एम्परर यहाँ नहीं है, विंग उठकर बैठ गया। उसने अपने आसपास देखा कि एम्परर कहाँ है, तुरंत ही वो चिल्लाने लगा, एम्परर एम्परर कहाँ है? आप कहाँ हैं? आप कहाँ गए? विंग जो उठकर खड़ा हो गया, उसके हाथ पैर बहुत ढीले से थे। विंग जैसे काफ़ी तेज शायद बुखार था, क्योंकि उसका पूरा फेस रेड पड़ गया था। विंग जो इधर उधर जाते हुए देख रहा था, एम्परर कहाँ है? विंग चलते हुए 2-3 बार गिर भी गया, लेकिन फिर भी वो उठता है, दरवाजे के पास जाकर डोर को ओपन करता है। फिर वो देखता है कि बाहर सैनिक खड़े हुए हैं। विंग उनसे पूछता है, एम्परर कहाँ है? एम्परर कहाँ है? सैनिक बताता है कि वो इम्पीरियर जो डॉक्टर हैं उनको बुलाने के लिए गए हैं, क्योंकि एम्प्रेस की तबीयत काफ़ी ख़राब है। वांग जी जो नहीं था वहाँ पे, तो विंग कहता है, तो किसी और को भेज सकते थे ना, वो खुद क्यों गए हैं? तुम लोग क्या कर रहे थे? तुम लोग नहीं जा पाए? और मैं कोई बीमार नहीं हूँ, उन्हें जाके बुला कर लेकर आओ। जाओ। विंग जो उन लोगों को डांट रहा था और डांटते डांटते वो उसका बैलेंस बिगड़ गया, क्योंकि वो अपनी उंगली को उठाते हुए डांट रहा था, पूरी पावर के साथ चिल्ला रहा था। विंग गिरने वाला था पर किसी ने उसे पकड़ लिया। विंग जो अपनी आंखें बंद कर लेता है, लेकिन जैसे ही उसे महसूस होता है कि अब वो नहीं गिरेगा, फिर अपनी आंखें खोलकर देखता है तो एक अनजान शख्स को अपने सामने पाता है, जिसे वो पहचान नहीं पा रहा। लेकिन धीरे धीरे सोचने पर, अपने दिमाग पर जोर डालने पर उसे याद आता है कि ये इंसान
को उसने कहीं तो देखा है, कहीं तो एक बार उसने देखा था इस इंसान को, पर कहाँ देखा था। विंग ये सोच रहा था, तभी वांग जी आया। विंग जो अभी भी उस इंसान की बाहों में था। जैसे ही एम्पर वहां आता है, उसका गुस्से का पारा जैसे फूटने वाला था। विंग को वो उसके हाथ से पकड़ के बहुत ही रूडली खींच लेता है अपनी तरफ, और विंग सीधे वांग जी की बाहों में आकर गिरता है। वहां जो सामने इंसान खड़ा था वो कहता है, मुझे माफ कर दीजिए भाई, मैं बस उनकी मदद कर रहा था, वो गिरने वाले थे इसलिए मैंने उन्हें पकड़ा था, इसके अलावा मेरे मन में कोई भी गलत इंटेंशन। चुप रहो, तुम यहाँ कर क्या रहे हो? वो आज सभा थी जिसमें आपको और एम्प्रेस को आना था, पर आप दोनों नहीं आए, इसलिए मैं देखने आया था आप दोनों ठीक हैं कि नहीं। पर यहाँ आकर पता चला कि एम्प्रेस की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में भी हैं। आपको उन्हें छोड़कर ऐसे नहीं जाना चाहिए था, आप किसी सर्वेंट को भेज सकते थे। तुम जाओ यहाँ से। वो इंसान वांग जी को बो करता है और कहता है, जी भाई, और वो इंसान वहाँ से चला गया। इसके बाद वांग जी जो विंग को गोद में उठा लेता है डायलर स्टाइल, एंड देन उसे लेकर के कमरे में आता है। डॉक्टर आ करके विंग को चेक करके बताता है कि विंग किसी बात की बहुत ज़्यादा चिंता कर रहा है, परेशान हो रहा है, जिसकी वजह से उसके जो अंदर के हार्मोन्स हैं वो अनस्टेबल हैं, और वैसे भी कुछ टाइम बाद विंग की हीट आने वाली है। इसकी वजह से उसके इमोशंस अनस्टेबल होने की वजह से उसे बुखार आ गया है। वांग जी विंग के पास बैठते हुए कहता है, बाबे क्या हुआ है, मुझे बताओ, तुम्हें किस बात की परेशानी है, किस बात की चिंता कर रहे हो तुम बस मुझे डरा रहे हो। ऐसे मत डराओ मुझे, बताओ क्या बात है। विंग वांग जी की गोद में अपने सर रखता है और वांग जी के वेस्ट को अपने हाथों से पकड़ लेता है और कहता है, कुछ कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं, हाँ बस दूर मत जाओ, दूर मत जाओ, हाँ दूर नहीं जाओगे, मैं सही रहूँगा, दूर मत जाओ, हाँ यही रहो, यही मेरे पास, कहीं मत जाइएगा। वांग जी विंग के सर को सहलाते हुए बोलता है, सो जाओ, आराम करो। विंग जो वांग जी की सेंट को इनहेल करते हुए, क्योंकि वांग जी अपने फेरामोन्स को रिलीज करता जा रहा था, जो सैंडलवुड की स्मेल विंग को बहुत ज़्यादा काम फील करा रही थी। विंग जो कुछ देर में सो गया। विंग के सोते ही वांग जी विंग को अच्छे से सुला देता है। वांग जी यहाँ नहीं रुक सकता, उसे जाना ही पड़ेगा इंपीरियल कोर्ट, जहाँ पर सब लोग बैठे हुए हैं और उसका इंतजार कर रहे हैं। वांग जी किसी के लिए भी अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ सकता, वांग जी को जाना ही पड़ेगा। वांग जी सर्वेंट से बोलता है, स्पेशली म्याम को इंस्ट्रक्ट करते हुए जाता है कि विंग अगर उठे तो उसे दवाई देकर फिर से सुला दे, कुछ भी कहे कैसे भी करे, पर म्याम को करना होगा। वांग जी कुछ समय में वापस आ जाएगा। वांग जी वहाँ से चला गया, वो सीधे इंपीरियल कोर्ट में गया, जहाँ पर जाकर उसने ये कहा कि उसकी एम्प्रेस की तबीयत ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है, और वो इंपीरियल कोर्ट में आने के हालत में नहीं है। तो वो उसके शादी वाले मुद्दे को लेकर छोड़ करके और किसी मामले पर ज़रूर चर्चा कर सकता है, जो कि ज़रूरी है इस समय में। तो वहाँ पर बहुत सारे ज़रूरी मुद्दे निकल आते हैं, जिन पर वांग जी को उस समय बात करना काफ़ी ज़रूरी हो गया था। वांग जी अपने दिमाग में सोच रहा था कि इन सब मुद्दों को आज ही निकल के आना था। खैर, लेकिन ये बात सच भी है, क्योंकि वो लोग, वांग जी इतने टाइम से बिजी था, तो उसने एक दिन निकाला था जिस दिन उसकी शादी की बात होगी, उस दिन वो सारे मैटर्स को हैंडल करेगा। ये उसी की गलती है, उसे सारे काम करते हुए आते रहना चाहिए था। वांग जी को इंपीरियल कोर्ट में काफ़ी लंबा समय गुजर जाता है। दूसरा विंग जो अपनी आंखें खोलता है और उठ जाता है, पर विंग को अपने आसपास ना पाकर वो उठकर बैठता है और कहता है, म्या म्या, कहाँ है वो कहाँ गए? मैंने कहा वो कहाँ है, बुला कर लाओ उन्हें। मैं बताती है कि वो इंपीरियल कोर्ट में गए हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़रूरी मामलों पर अभी चर्चा चल रही है, जहाँ पर एम्परर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अगर ज़रूरी नहीं होता तो एम्परर कभी भी एम्प्रेस को छोड़कर नहीं जाते। विंग जो वहाँ से उठता है और सीधे कहता है कि वो इंपीरियल कोर्ट जाएगा। वांग जी विंग को छोड़कर चला गया है, पर विंग वांग जी को छोड़कर नहीं जाएगा, इसलिए विंग जो तैयार होने की जिद करता है। म्यान उसके ऑर्डर को कैसे इनकार कर सकती थी? एक तो वो उसका यंग मास्टर है और अब तो वो एम्प्रेस भी है, तो कैसे म्यान उसके ऑर्डर को मना कर दे? सर्वेंट्स ने उसे रेडी कर दिया। इसके बाद विंग जो अपने सैनिकों के साथ में, जो उसके साथ हमेशा रहते हैं, वांग जी के ऑर्डर से और म्यान को लेकर सीधे इंपीरियल कोर्ट में पहुंचता है, जहां पर इंपीरियल कोर्ट बस ख़त्म होने ही वाला था। आखिरी मुद्दे पर बात हुई और इसके बाद सब बस यही बोलने वाले थे कि अब चलते हैं, पर उस समय एम्प्रेस की एंट्री होती है। यहाँ पर विंग का पूरा फेस पेल पड़ा हुआ था, आंखें काफ़ी ज़्यादा फूली फूली सी थी। इसके अलावा थोड़ा रैशेस भी उसके फेस पर दिख रहे थे, जो कि साइन है कि वो किस बुरी कंडीशन से गुजर रहा है।
विंग से सही से चलते नहीं बन रहा था, लेकिन विंग फिर भी सीधे चलकर एम्परर के पास आता है। एम्परर विंग को देखकर खड़ा हो गया था। इसके साथ साथ वहाँ पे बैठे हुए सभी लोग भी खड़े हो चुके थे। वांग जी विंग से कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे कहा नहीं था कि आराम करना है। वांग जी को सच में गुस्सा आ रहा था, विंग अपनी चिंता क्यों नहीं कर रहा है। विंग वांग जी के पास आता है और वांग जी के हाथ को पकड़ के बोलता है, मैंने भी कहा था आप कहीं नहीं जाएंगे, फिर आप क्यों मुझे छोड़कर आ गए? वांग जी गहरी सांस छोड़ता है, अपने आप को थोड़ा शांत करता है, फिर विंग के हाथ को पकड़ता है और कहता है, चलो चलते हैं। वैसे भी यहाँ पर सारे मामले सुलझ चुके हैं। विंग और वांग जी वहाँ से जाने वाले थे, लेकिन वहाँ पर बैठा हुआ एक मंत्री कहता है, एम्परर एम्प्रेस यहाँ आ चुकी हैं, और जैसे कि आपने कहा था कि वो अभी यहाँ आने की हालत में नहीं है, लेकिन वो यहाँ आ गई हैं, तो क्यों ना वो यहाँ आए हैं तो उनसे पूछ ही लिया जाए कि वो आपकी दूसरी शादी के लिए तैयार हैं या नहीं। विंग जो हैरान होकर उस एक मंत्री की तरफ देखता है, उसको बहुत गुस्सा आ रहा था, वो कैसे वांग जी की कोई और शादी करवा सकता है। तभी वो मंत्री कहता है, एम्परर हम ये नहीं कह रहे कि आप शादी करने के बाद में अपनी सेकंड एम्प्रेस को उतना समय दीजिएगा या फिर उन्हें अपनी भावनाएं शो कीजिएगा, ऐसा हम कुछ नहीं कह रहे, पर समाज वालों को बताने के लिए, सब लोगों को दिखाने के लिए कि आप इंपीरियल कोर्ट के सभी नियमों का पालन करते हैं, आपको दूसरी शादी करनी ही होगी। विंग जो सुनता है और उसे समझ नहीं आता कि अब वो क्या कहे। तभी वहीं बैठी हुई एक कॉन्क्यूबाइन बोलती है, एम्परर आपके पिता भी दूसरी शादी नहीं करना चाहते थे, पर उन्होंने की क्योंकि ये ज़रूरी था। हर एक एम्परर को ये करना ही होता है, हमारे राज्य की भलाई के लिए आपको ये करना ही होगा, नहीं तो आप जानते हैं यहाँ हरम में बहुत सारी कॉन्क्यूबाइन है, कोई ना कोई आपको मारने की साजिश जरूर रचेगी। हो सकता है कोई और राज्य ही आपको मारने की साजिश रचे, ये देखते हुए कि आप इंपीरियल कोर्ट के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं और दूसरी शादी भी नहीं कर रहे हैं। आप 3 शादियां ना करें, पर आपको 2 शादी तो करनी ही होंगी। एम्प्रेस आप बताइए, क्या आप एम्परर को मरते हुए देखना चाहते हैं? तभी एक और मंत्री कहता है, हाँ एम्प्रेस आप बताइए, क्या एम्परर की जान उनकी दूसरी शादी से बढ़कर है आपके लिए? विंग इन नॉनसेंस बातों को सुन करके सच में सोच में पड़ गया था। वांग जी दूसरी तरफ सोच रहा था कि क्या बकवास बातें किए जा रहे हैं ये लोग। इस सब से मतलब दूसरी शादी से वांग जी के जीने मरने का कोई सवाल ही नहीं उठता, और अगर दूसरे राज्य को उसे मारना ही है तो उसकी दूसरी शादी हो या ना हो तब भी लोग उसे मार के डालेंगे। पर विंग जो पहले से वांग जी की जान को लेकर इतना ज़्यादा डरा हुआ था, वो ये सुनकर और डर गया। तो उसने कहा, अगर एम्परर की जान की बात है तो ठीक है, एम्परर दूसरी शादी कर सकते हैं। वांग जी विंग को एकदम हैरान होकर देखता है और गुस्से में भी। वांग जी ने पहले ही विंग से कहा था कि वो यहाँ आकर के मना करेगा। विंग एक तो अपनी बीमारी की हालत में यहाँ आ गया, दूसरी बात आकर के उसने क्या क्या कचरा फैला दिया है। सच में वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वांग जी खुद को शांत करता है और कहता है, आप लोग एम्प्रेस को डरा रहे हैं। तभी एक मंत्री कहता है, हमें माफ़ कीजिएगा एम्परर, आपके सामने बोलने की मैं हिम्मत कर रहा हूँ, पर अगर एम्प्रेस डरते हुए फैसला ले रही हैं तो फिर कोई भी उन्हें आकर डरा सकता है। आपकी जान को लेकर तो कोई उन्हें इस बात के लिए भी डरा सकता है कि वो जहाँ आ करके हम सारे मंत्रियों को मार डाले, हम सबके खाने में जहर मिला दे, कोई षड्यंत्र रचे, या आपकी जान को लेकर तो वो कुछ भी कह सकता है उनसे और करवा सकता है। एम्प्रेस अगर डरते हुए फैसला ले रही हैं तो हम उन्हें एम्प्रेस भी कैसे मान सकते हैं और उन्हें इतनी बड़ी पोजीशन पर रख ही कैसे सकते हैं। वांग जी अब सच में फंस चुका था, लेकिन उसने फिर भी कहा, एम्प्रेस की तबीयत अभी खराब है, इसलिए ये सब हो रहा है, उन्हें ठीक होने दो, इसके बाद बात करेंगे। लेकिन वहाँ बैठी हुई एक कॉन्क्यूबाइन जिसने कहा, एम्परर आप ऐसा नहीं कर सकते, आपके पिता ने भी हम तीनों से शादी की थी, वो भी इंपीरियल कोर्ट के सारे रूल्स को मानने के लिए, उनकी कोई इच्छा नहीं थी, आपको ये करना ही होगा। और एम्प्रेस डरते हुए कोई फैसला नहीं ले रही हैं, वो बस आपके ज़िंदगी को लेकर के बहुत ज़्यादा कंसर्न है, और इसको डरना नहीं कहते हैं, परवाह करना कहते हैं। अगर आप उनकी परवाह को उनका डरना मान रहे हैं तो आप उनसे प्यार भी कैसे कर सकते हैं। उस कॉन्क्यूबाइन ने अपनी हद सच में पार कर दी थी। वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर विंग जो बीच में कहता है, मैंने कहा ना, अगर एम्परर की जान की बात है तो वो दूसरी शादी करेंगे। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हें पता है तुम क्या बोल रहे हो? तुमने कहा मैं दूसरी शादी करूं? तुम्हारा दिमाग ठीक जगह पे है कि नहीं? लगता है इस बुखार की वजह से तुम्हारे दिन की
दिमाग की नसें हिल चुकी हैं। विंग जो वांग जी के हाथ को उठाता है और अपने सर पे रखता है और कहता है, आपको मेरी कसम है, आपको दूसरी शादी करनी होगी। बेचारा वांग जी जो अपनी जगह पर एकदम खड़ा रह गया। वांग जी को इतना गुस्सा आया कि उसने तुरंत अपना हाथ खींचा और वहां से अपनी स्लीव्स को एकदम चढ़ाते हुए वो गुस्से में निकल गया। वांग जी कितना गुस्से में है ये तो कोई भी नहीं जानता। विंग जी से डर लग रहा था, उसे लग रहा था कि उसने अपनी हद सच में ज़्यादा पार कर दी है। फिर विंग को रियलाइज़ हुआ कि उसने डर डर में क्या कहा है, और इतने जल्दी उसे रियलाइज़ भी हो गया कि उसने वांग जी की दूसरी शादी के लिए हाँ कहा है। और कुछ भी क्यों ना हो, अगर ये लोग उससे दूसरी शादी के लिए हाँ करवा सकते हैं यहाँ इतना प्रेशर डालकर, तो कुछ भी करवा सकते हैं। विंग जो कहता है, मैंने भी जो कहा वो नहीं माना जाएगा, एम्बर ने सच कहा, मेरी तबीयत सच में ख़राब है और मैं सही से सोच नहीं पा रहा हूँ, मुझे ठीक होने की ज़रूरत है। मैं जब ठीक हो जाऊँगा तो तब अपना फैसला सुनाऊंगा। अभी मेरी हाँ नहीं है, मैं अपने फैसले से मुकर रहा हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ऐसा बोलकर विंग वांग जी के पीछे पीछे जाने लगता है क्योंकि उसे एम्पर को संभालना है। एम्पर बहुत गुस्से में है और उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ भी है। हेलो एवरीवन, तो कैसा रहा आज का पार्ट? आपको जो भी लगा हो, जैसा भी लगा हो, कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड कल के पार्ट का थोड़ा सा मैं बता दूं आपको। कल के पार्ट में आपको जो आप इतना सवाल पूछ रहे थे ना, मॉडर्न विंग तो हिस्टोरिकल में आ गया, हिस्टोरिकल विंग का क्या हुआ, उसका आंसर भी आपको कल मिलने वाला है। तो फिर रेडी रहिएगा कल के पार्ट के लिए। तब तक के लिए टाटा के बाय बाय, अपना ख्याल रखना, बाय बाय।